बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने जाली वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से रखते हैं। जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ साहबा के दफ्तर से चंद एक स्कैंडल हम तक पहुंचे हैं। एक एक करके एक आज के व्लॉग में रखेंगे और एक कल के व्लॉग में रखेंगे। तफसील से उन पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मरियम साहबा का जहाँ पर पैर होता है फिर वहाँ पर खैर नहीं होती। पहले उन्होंने अपने वालिद साहब का तड़न तख्ता किया। आपको पता है कि वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। चले माड़ी चंगी सियासत भी थी, चले और कुछ नहीं तो पटवारियों में तो वो कुछ ना कुछ अपना असर रसूख रखते ही थे। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को वो हेड करते थे। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपना पाँव सियासत में रखा तो बस नवाज शरीफ साहब का पाँव भारी हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ वो हुआ कि उनके परखच्चे उड़ गए सियासी तौर पर। आज वो बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो बेच दिया गया, बूट पॉलिश की गई और अब तो मामलात उससे भी आगे निकल गए। अब नून लीग के अपने सपोर्टर्स वोटर्स इनका दिफा करने से महरूम हैं। लेकिन चले, ये बात तो हो ही रही थी, लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ साहबा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। एक तो आपने देख लिया कि पिछले 2 दिन में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक दफ़ा फिर पैर रखा और इस दफ़ा वो हम कदम हुई जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के साथ। और पिछले 2 दिन से आर्मी चीफ किस तरह की तनकीद की जद में है वो भी आपने देख लिया। लेकिन आर्मी चीफ को जो गुस्सा है वो इमरान खान पर आ रहा है, लोगों पर आ रहा है। ये नहीं समझ आ रही कि जिनके साथ वो हम कदम हुए लोग इतना डिस्गस्टेड फील करते हैं कि जब आप हम कदम होंगे तो फिर लोग तनकीद करेंगे। आपको अपने जो एक्शंस हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ लोगों की तनकीद पर उन्हीं को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल जो खबर है मेरे सामने, जो स्टोरी आपके सामने रखनी है पंजाब की जाली चीफ मिनिस्टर साहबा के दफ्तर से, कि उन्होंने अब अपनी अगली पीढ़ी को लॉन्च कर दिया है। जी, बाकायदा पूरे धुआंधार तरीके से लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग में उनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने बेटे जुनेद सफदर अवान शरीफ, जी हाँ, जुनेद सफदर अवान शरीफ जो हैं उनको उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और वो आजकल 8th क्लब में बैठ के, जो कि मरियम नवाज शरीफ का ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऑफिस जिसपे मरियम साहबा को चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने बैठा रखा है, उस ऑफिस में अब जुनेद सफदर साहब धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहे हैं। आप हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर साहबा के सुपुत्र जुनेद सफदर अवान शरीफ जो हैं वो 8 क्लब में बैठ के मीटिंग्स चेयर करते हैं और इनमें से ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो बिजनेस रिलेटेड हैं, रियल स्टेट रिलेटेड हैं और सोलर पैनल्स रिलेटेड हैं। खूब माल बनाया जा रहा है। और एक ADCR हैं लाहौर के शोएब बट, ये इनके साथ मुकम्मल तौर पर चिस्पा कर दिए गए हैं। जी हाँ, टिच बटना दी जोड़ी बना दी गई है। मेन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये जो ADCR है, इनको सरकारी ऑफिसर है, ज़रा अभी लोअर ग्रेड पे है, मतलब कि यंग ऑफिसर है। ये जो ADCR है शोएब बट, इनको जुनेद सफदर अवान शरीफ के साथ लगाया गया है और ये उनकी तमाम मीटिंग्स को कंडक्ट करवाते हैं। और यही तमाम कार्रवाई जो जुनेद सफदर साहब ने रियल स्टेट में डालनी है या दूसरी जगहों पर, उसके ऊपर काम करते हैं। आपको ये शोएब बट और जुनेद सफदर साहब के कुछ और कारनामे भी बताएंगे जो इन्होंने हाल ही में रायवंड के इर्द गिर्द अंजाम दिए हैं। और बहुत सारी ज़मीन नाना और नवासे ने बैठकर, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब भी कभी कभी इन मीटिंग्स में बैठते हैं, वो भी पर पुर्जे जो हैं वो नवासे के खुद पॉलिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी ज़मीन हथियाई गई है इर्द गिर्द से और उसको किसी यूनिवर्सिटी के नाम पर लिया जा रहा है और क्लेम ये किया जा रहा है कि हमने रायवंड में यूनिवर्सिटी बनानी है। तो सैकड़ों कनाल ज़मीन अभी तक ये नवासे साहब जो है ये ले चुके हैं। तो बड़ा माल बन रहा है, ये बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर। और ये शोएब बट जो है ये मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हुकूमती काम करने के लिए उनके साथ अटैच है। तो अब जो मरियम नवाज शरीफ का दफ्तर है वो भरपूर तरीके से, जहाँ पर वो खुद 2 मीटिंग से ज़्यादा दिन में मीटिंग्स नहीं करती, ये बिल्कुल उनके बारे में झूठ बताया गया था। अब मुतद्दद दिनों का उनका स्केड्यूल हमारे सामने है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटिंग्स करती हैं दिन में और उन मीटिंग्स के अलावा वो बाकी अपने
बनाओ संगार के ऊपर उनकी तवज्जो होती है, या रेस्ट फरमाती हैं, या सोती हैं, या घर पे रहती हैं। लेकिन ऑफिस में वो चंद घंटे, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे ज़्यादा के लिए तशरीफ़ लाती हैं, 2 मीटिंग्स करती हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिकटॉक या तस्वीर कशी, किसी तकरीब में जाना, वहाँ पर वीडियोस बनानी, कोई तकरीर झाड़नी किसी तकरीब के अंदर, और करके वो घर वापस चली जाती हैं। जो प्रैक्टिकली ऑपरेशनल मीटिंग्स हैं उनकी एज अ चीफ मिनिस्टर, वो एक होती है दिन में, कई दफ़ा वो भी नहीं होती, कई दफ़ा 2 होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करती। लेकिन अब उनका बेटा जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि रियल स्टेट का वो टाइकॉन बनने की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ तमाम बिजनेस रिलेटेड मामलात के अंदर वो तवज्जो ले रहे हैं। आप कहेंगे कि ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली? ये चचा जी खुद शहबाज शरीफ साहब ये देकर गए हैं। इससे पहले जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो उनके बेटे सलमान शहबाज बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे थे। बिजनेस की सारी साइड, माल कहाँ से बनाना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो कुछ भी आपके सामने नैब ने अपने रेफरेंसेस के अंदर रखा था, वो आपके सामने है कि वो उस वक्त सलमान शहबाज के ऊपर इल्ज़ामात थे। आज वही इल्ज़ामात जो हैं वो जुनेद, सफदर, अवान शरीफ के ऊपर लग रहे हैं। देखते हैं ये भी बड़े होकर क्या सलमान शहबाज ही बनते हैं या उनसे भी आगे निकलते हैं। मुझे लगता है उनसे भी 2 हाथ आगे निकलेंगे, क्योंकि ये तो आखिर बाजी की डायरेक्ट तरबियत है इनको। ये तो कैलबरी फॉन्ट और शरीफ ख़ानदान की जो रवायती करप्शन है उसका इम्तजाज है। तो मेरे ख्याल में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी जानते हैं करप्शन की, और पुराना तरीका वारदात भी। तो ये माशाल्लाह ज़्यादा आगे निकलेंगे, ज़्यादा नाम रोशन करेंगे शरीफ ख़ानदान का। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब के बारे में है। उनके उस्ताद मोहतरम सामने आए हैं, खुलकर सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि ख्वाहिश थी कि मेरा शागिर्द आर्मी चीफ की मसनद पर बैठे। और उन्होंने ये बात जनरल बाजवा के हवाले से भी काफ़ी बातें की कि उन्होंने जनरल बाजवा की भी उन्होंने ही सिफारिश की थी। लेकिन शागिर्द उनके जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। बताना ये चाह रहे हैं इरफान सदीकी साहब कि 36 साल से मैं नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने ही सिफारिश की थी जनरल बाजवा की भी, और मैंने ही सिफारिश की थी जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की। अब चलें, हमें समझने में आसानी हो गई आर्मी चीफ साहब क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि हम उनके उस्ताद को जानते हैं। तो जब आप उस्ताद को समझते हो कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो शागिर्द ने भी ज़ाहिर है वही करना। तो एक तो हमें समझने में आसानी लगेगी, आसानी रहेगी कि आने वाले वक्त में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री क्या कुछ कर सकते हैं। उसको जानने के लिए आप सिर्फ इरफान सदीकी साहब को देख लीजिए, इनके माजी के कारनामे देख लीजिए, इनकी माजी की सर्विसेज देख लीजिए, और किस तरीके से इन्होंने अपने कलम को बेचा या नहीं बेचा, वो सब कुछ आपके सामने है। और आप उनकी सर्विसेज को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या पढ़ाया लिखाया होगा, या क्या जो इरफान सदीकी साहब हैं उन्होंने रवायात सेट की होंगी, तो आगे क्या होने वाला है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो दोबारा से आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के बारे में है, क्योंकि इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट किया था कल परसों, जब वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ आर्मी चीफ चोलस्तान में थे, और वो शर्माने वाली, लजाने वाली तस्वीर वहाँ से आ रही थी। और मोहित पीरजादा साहब ने तो खैर उस पर बहुत ही एक बोल्ड तज्जिया फरमाया है। मैं तो वो नहीं कर सकता, मेरी तो बाजी हैं, मैं तो वो बातें नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल जब वो मामला हुआ था तो इमरान रियाज साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर है। अब ये तो हमें नहीं पता कि अगले मोर्चों पर थे कि पिछले मोर्चों पर। मेरा नहीं ख्याल अगले मोर्चे पर थे, पिछले मोर्चे पे होंगे। उसकी वजह यह है कि जो चोलस्तान है उस पर बॉर्डर तो लगता है हिंदुस्तान का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये बॉर्डर एरिया के ऊपर होंगे। जो अगले मोर्चे हैं, मैं फौजी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो अगला मोर्चा होता है वो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर होता है। ये पिछले मोर्चे पे होंगे। और जो हालात वाक़यात हैं, मीन वहाँ पर जितने लोग फिर रहे थे, और मरियम साहबा भी थी वहाँ पर, तो ये हो नहीं सकता कि ख़वातीन को सीधा ही अगले मोर्चे पे ले जाएं। मेरा ख्याल पहले पिछले मोर्चे का दौरा करवाया होगा, और फिर अगले मोर्चों पर शायद ज़माना अमन में कहीं ले जा सकें। लेकिन आजकल ज़माना जंग में तो मेरा ख्याल अगला मोर्चा इस्तेमाल करना, मीन वहाँ पर जाकर ब्रीफिंग देना आसान नहीं होगा। ये पिछले मोर्चों पर ही सारा काम होगा, मीन थोड़ा सा सरहद से पीछे ये तमाम ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया होगा, मुझे ये लग रहा है। लेकिन बहरहाल इमरान रियाज साहब का ये ट्वीट था, हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये सब कुछ अगले मोर्चे पर हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बहुत ही सीनियर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर
जो शायद उस्ताद रहे होंगे या बॉस रहे होंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के, उन्होंने मुझे कहा है कि आप एक सवाल ज़रूर उठाइए अपने वीलॉग में। मैंने उनसे पूछा जी बताइए। उन्होंने कहा सवाल ये ज़रूर उठाइए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कल शाम को, कल या परसों शाम को जो शोहदा शहीद फौजियों के जनाजे थे उसमें शरीक क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो अर्दली शरीफ जो शहबाज शरीफ अर्दली वहाँ पर मौजूद थे उन जनाजों पर, और ये कभी नहीं हुआ तारीख़ में पहले कि वज़ीर आज़म जो है वो शहीद फ़ौजियों के जनाजे पर मौजूद हों और आर्मी चीफ़ ना हों। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि और कौन सा ज़्यादा ज़रूरी काम था कि वो जनाजों पर नहीं आए, शहीद फ़ौजियों के जनाजे पर अर्दली को भेज दिया, खुद नहीं आए, तो कौन सी ऐसी मसरूफियत थी। ये उनका सवाल है। जान की अमान पाऊँ तो आप मेरी तरफ ना शुरू हो जाइएगा। ये आपके कोई उस्ताद मोहतरम है, मतलब कि आपके सीनियर, बहुत ही सीनियर शख्सियत है, बहुत उनका नाम है, बहुत उनका रिस्पेक्ट है, ऑनर है फ़ौज के अंदर, और यकीनी तौर पर वो आपके बॉस रह चुके हैं। ये उनका पैगाम था मुझे कि आप सवाल ज़रूर पूछिए, तो मैंने सवाल पूछ लिया। कभी ज़माना अच्छा आएगा तो आपके सामने उनका नाम भी रख देंगे, बल्कि वो खुद ही आपको बता देंगे। आजकल तो ज़माना अच्छा है नहीं। बहरहाल इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा है उन्होंने ही, और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। उन्होंने कहा कि आपके पास चोलिस्तान जाने का वक्त है, मरियम नवाज शरीफ साहब साथ खड़ी हूँ और वहाँ पर मुस्कुरा रही हूँ आप, और सारी प्रेजेंटेशन का वक्त है, तलबा को मिल रहे हैं, बाकी सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगले मोर्चों पर जहाँ पर हकीकी अगले मोर्चों पर, वो नहीं जो इमरान रियाज साहब ने अगला मोर्चा कहा, असल वाले अगले मोर्चों के ऊपर जहाँ पर हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं रोज़, और आप वहाँ तशरीफ़ क्यों नहीं लेकर गए रिसेंटली, पिछले कई महीनों से। आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारी लाशें गिर रही हैं, हमारे प्यारे जो हैं उनको उठाना पड़ रहा है वहाँ से, तो शोहदा की ज़ाहिर है जज्दे खाकी जो हैं वो वापस लाना पड़ रहे हैं। तो वो जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, वो पूछ रहे हैं कि आर्मी चीफ से ये सवाल कीजिए कि आप उन इलाकों में अगले मोर्चों पर जो अगली फॉर्मेशंस हैं वहाँ पर आप दौरा क्यों नहीं कर रहे। आपको आर्मी चीफ के तौर पर वहाँ होना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि चोलिस्तान में जो काम ही नहीं आपका, आपको वो काम करना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गई जो कुछ सवालात मुझे उन्होंने कहे थे, वो मैंने रख दिए, वादा किया था उनसे कि पूछूंगा, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि अब नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया है जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब को बेल आउट करने के लिए। आप कहेंगे वो कैसे, नवाज शरीफ तो बेचारे खुद इस टाइम जो तिनके हैं उनसे हल्के हुए हुए, तो वो किसी को कैसे बेल आउट करेंगे। आपको पता है पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के मीडिया के अंदर क्या हो रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो है वो निशाने पर हैं, और पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, और भरपूर तनकीद कर रहा है। जो ख़वातीन वाली उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और उन पर शदीद तनकीद हो रही है। अब इन हालात में फिर आपको पता है कि जो आपका खुफिया हथियार होता है उसको लॉन्च किया जाता है, तो वो जो दादी की पेटी में पड़ा हुआ पुराना बिस्तरा है उसको निकाल कर फिर धूप लगवाई जाती है। वही काम किया गया है कि आज नवाज शरीफ साहब को कहा गया है कि आप बाहर निकले, लॉन्च हो, ये बेटी ने कहा है, ताकि जनरल साहब के ऊपर से थोड़ी सी तवज्जो हटे, क्योंकि इस ख़ानदान को पता है कि जब नवाज शरीफ बयान देगा तो लोग उनकी ठुकाई बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लोगों को नवाज शरीफ साहब पर बहुत गुस्सा है, और ये पूरे शरीफ ख़ानदान को पता है, इसीलिए ये नवाज शरीफ को छुपा कर रखते हैं, उनको कोई बयान नहीं देने देते, बहुत कम उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं, बाकी उन्हें छुपा कर ही रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आर्मी चीफ के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है तो अब एक ही बंदा है, या तो मरियम साहबा है, उनको मैदान में उतारा जाए तो वो तनकीद को अपनी तरफ खींच लेंगी, क्योंकि उनमें ही एबिलिटी है, लेकिन वो तो वजह है सारी तनकीद की। तो अब मरियम साहबा खुद से अकेली लॉन्च होंगी तो शायद मसला हल ना हो, तो उन्होंने फिर इसलिए जो दूसरी ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में इस टाइम है, बाजवा साहब का भी मकाम है अपना, लेकिन बाजवा साहब तो नहीं मानेंगे ना, वो तो इस टाइम चलती मशीन के अंदर उंगली नहीं देंगे। उनको तो पता है कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो मैं अपने ऊपर क्यों करवाऊं, तो वो तो साइड पे रहेंगे। तो बाजवा साहब होते तो वो भी, या फिर काजी लानत, और वो मुल्क से बाहर हैं, वो भी नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद जो एक शख्सियत वहाँ बच जाती है, जिनका अगर रूनुमाई करें तो बंदे जो हैं वो चलते चलते ही ऐसे ही गालमंदा करते जाते। गालमंदा का मतलब पॉलिटिकल
میں یہاں پر گندی گالیوں کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل جو بیشنگ کہہ لیں, پولیٹیکل جو آپ تنقید کہہ لیں, اس کی بات کر رہا ہوں. تو لوگ چلتے ہوئے اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہوئے یہ کام کرتے جاتے. تو اب نواز شریف صاحب کو اس لیے لانچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بیان دیں تاکہ یہ جو عوام کا غیظ و غضب ہے, گال بندہ ہے, یہ سب آپ کی طرف ہو اور آرمی چیف جنرل آصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری ان کا تھوڑا سا سانس نکلے. تو نواز شریف صاحب پھر آج لانچ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سیاست کو آلودہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے. یہ بد تہذیبی, بغض اور انتقام کی سیاست جو ہے وہ عمران خان نے کی ہے, یہ اشارہ انہوں نے دیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ جو وہ پہلے بھی ایسی چیزیں فرماتے ہیں وہ انہوں نے فرمائی ہیں. آئیے ذرا آپ کو سنوائیں کہ نواز شریف صاحب کے کہنے کی کیا کوئی حیثیت ہے. یہ ماضی میں یہ بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کے بارے میں کیا کہتے رہے, زرداری خاندان ان کے بارے میں کیا کہتا رہا. ان کے کہنے پر مت جائیے, انہوں نے آپ کو کئی دہائیوں تک بے وقوف بنایا, جس پر آپ کو اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ آپ اس طرح کے چندی چوروں سے بے وقوف بنے. لیکن آج کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں کہیں تو ہمیں یاد آ گیا کہ کیوں نہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ان کے کیا کہنے اور یہ کیا کچھ کہتے ہیں. سنیے. زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں, یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. زرداری عمران بھائیوں, ان کے چہرے یاد رکھنا. مسٹر رافضل زرداری, اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو. میں ایک بار نہیں, میں 100 بار ایسی حکومت کو چھوڑ دوں گا, تمہارا استقبال کبھی نہیں کروں گا. میں عمران زرداری اور عمران کون ہے؟ زرداری اور عمران بھائی بھائی. اور یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں, اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی. اس کو بھی معلوم ہے کہ 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد پتہ نہیں ان کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ عالم ہو چکا ہے کیونکہ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری, اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا. زرداری کے گھوڑے جو ہے 1-1 لاکھ 40-40 لاکھ روپے کا گھوڑا آج وہاں پہ سبل میں گھوم رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا یہ نہ کہتی کہ اس ملک کے اندر چاہے کوئی آ کے تباہی پھیر دے یا کوئی اچھے کام کر دے, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حساب دینے والا نہیں ہے. آج پاکستان کے بارے میں یہی امپریشن ہے, اور اس کے ذمہ دار زرداری صاحب آپ ہیں. آپ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام نواز شریف ہے. سن لیا آپ نے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ سے ان کا پرانا طریقہ واردات ہے اور آج انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. اچھا جی, اگلی آخری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے, وہ ایک مشال ملک صاحبہ ہیں. بہت سارے لوگ میڈیا میں کہتے ہیں کہ یہ بھی چودھری نظام الدین کا اثاثہ ہیں, ایسٹ ہے, اور اسی لیے انہوں نے انہیں جو نگران حکومت تھی اس میں مشیر بنایا, اس میں انہیں ایک اعلیٰ عہدہ دیا. اور یہ ویسے یاسین ملک جو کہ کشمیری رہنما ہیں ان کی اہلیہ ہیں, لیکن انہوں نے ایک عجیب قسم کی بات کی ہے جس کے اوپر میں کوئی تجزیہ تو نہیں کر سکتا. میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اور پھر سوچ سکتا ہوں کہ اگر, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک چودھری نظام الدین صاحب کی ایسٹ ہیں, اگر یہ واقعی انہی کی ایسٹ ہے, مجھے نہیں پتا, اگر ہیں تو پھر یہ سارے اسی طرح کے لوگ مین جو عقل سے آ رہی ہیں وہی ایسٹ بنانے کے لیے ان کو کیوں ملتے ہیں. ذرا سنیے انہوں نے کیا فرمایا. اپنے واقعے سنا رہا ہے. تو وہ جب جاتے تھے تو ان کی ایش ٹرے جو سگریٹ پورا لمبا پڑا رہتا تھا, تو میں ان کی سگریٹس بھی رکھ لیتی تھی پرس کے اندر, اور ایشز کو پانی میں, گرم پانی میں ڈال کے پھر میں پیتی تھی. پھر اگلا دن پورا دن, امی کو تو نہیں آبویسلی پتا ہوتا, تو آئی ایون لو دوز ایشز, ان کی ایک ایک چیز. سن لیا آپ نے. کوئی میرا اس پہ تجزیہ نہیں ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.